स्वर्ण सिंह जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर साउथ कोरिया में जिस तरह के हालात बने, उसकी तुलना वहाँ के लोगों ने नॉर्थ कोरिया से की है। इस तरह की तानाशाही की बात यहाँ पर की जा रही है। किस तरह से आप इस पूरे हालात को देख रहे हैं इस वक्त? राष्ट्रपति यून के राष्ट्रपति बनने से पहले तक दक्षिण कोरिया को एशिया का लोकतंत्र का उदाहरण माना जा रहा था विश्व भर में। तो लगातार उसमें गिरावट की बात हुई है पिछले 2 सालों में। उसका मुख्य कारण अंदरूनी तनाव है। उनकी अपनी राष्ट्रपति की पार्टी पीपल्स पार्टी संसद में उनका बहुमत नहीं है। संसद में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी का है। तो तनाव लगातार चलता रहा और इसमें करीब 22 इम्पीचमेंट के मुकदमों की बात पिछले 2 सालों में सामने आई है। पर उसके पीछे जो बड़ा कारण है मुझे लगता है वो ये है कि उत्तर कोरिया का जो विश्व भर में बदलता हुआ प्रभाव है, उसके चलते आपने देखा कि राष्ट्रपति यून ने अपने भाषण में जब मार्शल लॉ शुरू किया तो कहा कि उत्तर कोरिया के साथ मिले हुए हैं ये इतने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद हैं, इसलिए वो लगातार उनको एक के बाद एक मुसीबतें सामने खड़ी कर रहे हैं। और जो अभी मुद्दा था वो बजट को लेकर मुद्दा था कि वो बहुत बड़ा उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टी है कटौती करनी चाह रही थी। पर पीछे इसके कारण यही है कि जो उत्तर कोरिया के नेता हैं किम जोंग उन, उनका प्रभाव पिछले 2 सालों में बहुत बढ़ा है। खासकर यूक्रेन और गाजा युद्धों में ईरान की सहायता से हमास को और रसिया को उत्तर कोरिया लगातार हथियार दे रहा है और विश्व भर में उसका जो एक तरह से बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको लेकर उसने अपना दक्षिण कोरिया की तरफ रुझान भी बदल दिया है। वो पहली बार दक्षिण कोरिया को उसके औपचारिक नाम से रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करके कहते हैं और कहते हैं कि मुझे वापस यूनिफिकेशन नहीं चाहिए। तो उसके चलते और अंदरूनी अलग अलग दलों का इस वक्त संसद में और राष्ट्रपति भवन में होने से तनाव बना है। और पिछले कुछ दिनों में तो राष्ट्रपति की अपनी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी उनका समर्थन करना बंद किया है और उनका जो पॉपुलैरिटी रेटिंग गिरी है। तो ये तनाव के चलते ये सब हुआ और अच्छी बात यह है कि जल्द ही वो वापस ले लिया गया। जी, लेकिन स्वर्ण सिंह जी, अब ये भले ही फैसला वापस ले लिया गया हो, लेकिन जनता का गुस्सा हमने देखा किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके अलावा विपक्षी जो है अब वो भी यहाँ पर अमक हो गए हैं और राष्ट्रपति यून जो है उससे इस्तीफा देने की बात की जा रही है। यहाँ तक कि महाभियोग का सामना करने की बात तक यहाँ पर की जा रही है। अब आप आगे किस तरह के हालात वहाँ पर बढ़ते हुए देख रहे हैं? ये पहली बार नहीं, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 सालों में करीब 22 इस तरह के मुकदमे सामने आए हैं संसद की तरफ से। तो जाहिर है कि अब ये बात बहुत तूल पकड़ेगी कि उनके इस्तीफे की मांग बड़ी जोर शोर से हो रही है। महाभियोग भी उनके ऊपर लग सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ही इसका कुछ नतीजा सामने आएगा। वो लगातार जो गिरावट उनकी प्रसिद्धि में है वो पिछले इतने करीब 2 सालों में है। ऐसा कह रहे हैं अखबारों में कि करीब 10% उनकी पॉपुलैरिटी रह गई है केवल जी। तो वो इस्तीफा देंगे या महाभियोग का सामना करेंगे सामने। पर ये लगातार तनाव मुझे लगता है साउथ कोरिया में बना रहेगा और उसमें ये जो एक खास एपिसोड ये मार्शल लॉ कुछ घंटे के लिए लगाना था वो 40 साल में पहली बार हुआ। 1988 के बाद इस तरह का हालात बने तो उसका बुरा असर दक्षिण कोरिया पर ही नहीं, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र पर उसका खराब असर पड़ेगा। अमेरिका के साथ संबंध कैसे रहते हैं, अमेरिका के सभी लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से राष्ट्रपति यून कुछ करने वाले हैं। तो अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है, पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। तो उसका जो असर है वो केवल दक्षिण कोरिया पर ही सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल। स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, एक बार फिर से यहाँ पर ये जो पाबंदियां हैं इनको लेकर खींचतान जो है अच्छी खासी अब ये बढ़ गई है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स का मामला हो। इससे पहले हमने देखा था कि टैरिफ को लेकर भी तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा हुई है। अब आप यहाँ पर इस स्थिति को कहाँ बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि व्यापार जब प्रभावित होता है तो कई देशों पर इसका असर पड़ता है। सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन जो है वो पूरे विश्व पर उसका असर आता है जी। तो इस तनाव के चलते जाहिर है, जैसा आपने कहा, कि बाकी दूसरे देशों पर भी इसका जो उत्पादन में है असर नजर आ सकता है। पर ये लगातार अमेरिका की यही कोशिश है कि चीन उससे बड़ी आर्थिक व्यवस्था ना बन जाए। जो कहा जा रहा है कि 2030 तक शायद चीन अमेरिका से भी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सकता है। तो अति आधुनिक तकनीक के जो क्षेत्र हैं उनमें अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है कि रुकावट होनी चाहिए, रुकावट लगानी चाहिए चाहे चीन के ऊपर। तो जो बाइडेन राष्ट्रपति ने 2022 के अगस्त में
एक चिप्स एंड साइंस एक्ट पास किया था लगातार। उसके बाद ये तीसरा ऐसा मौका है जिस वक्त उन्होंने 140 ऐसी कंपनियां हैं चीन की जो परोक्ष रूप से, जिसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, जो चिप्स बनाने में कुछ ना कुछ योगदान करती हैं, उन पर इस तरह के लिमिटेशंस लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जी। तो ये लगातार कोशिश यही है कि किसी तरह से तकनीक में चीन उनसे आगे ना हो। बिल्कुल। इसी के चलते मुझे लगता है ये तनाव बना हुआ है और इसका असर जाहिर है कि रहेगा क्षेत्र में, पूरे विश्व पर। बिल्कुल। पर चीन लेकिन लगातार स्वर्ण सिंह जी, यहाँ पर ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, इसमें भारत की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध जो एक तरह से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद हम जानते हैं कि जब ट्रंप सत्ता संभाल लेंगे उसके बाद स्थिति शायद और ज्यादा भी इस मामले में भयावह हो सकती है। तो भारत की इसमें पोजीशन, भारत की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? जो अगस्त 2022 का मैंने कहा चिप्स एंड साइंस एक्ट पास हुआ था जी। उसमें दो चीजें कही गई थी। पहले तो ये कि परोक्ष रूप से चीन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, दो तरह से, कि अपने अमेरिका में ही उत्पादन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा बजट पास किया था कि अमेरिका के यहीं अपने यहाँ मैन्युफैक्चर होना चाहिए। और दूसरा, अपने जो दोस्त देश हैं वहाँ भी उनके साथ हिस्सेदारी, साझेदारी बनाकर इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो उसके चलते लगातार भारत से बातचीत हो रही है और कुछ क्षेत्रों में, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनको लेकर कुछ सहमति बनी है। और राष्ट्रपति ट्रंप के आने से मुझे लगता है और अच्छे अवसर भारत को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो राष्ट्रपति बने थे जब वो जी। तो रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से तालमेल हुआ था, जिनको हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहते हैं, जिससे अति आधुनिक तकनीक हस्तांतरण हो सकता है, वो हुआ था जी। तो भारत को जाहिर है कि इसका कुछ फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका, आपने पेचीदा मामलों को काफी सरल तरीके से यहाँ पर समझाया।